A memorable night, lesson number 8, इंट्रोडक्शन टू द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो है उस लड़की का नाम है, 16 ईयर की जो लड़की है जिसने अपनी डायरी में सारी चीजें लिखी थी। तो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि किस बेसिस पे वो डायरी लिखी गई थी। इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट द जीव्स वर ब्लेम्ड फॉर जर्मनीज लॉस। इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जर्मनी जो थी वो हार गई थी। वो जो वर्ल्ड वॉर था उसमें जर्मनी हार गई थी और उनके हारने की जो वजह थी, मतलब किस पे ब्लेम किया जा रहा था, उनकी जर्मनी की जो हार थी उसका ब्लेम किया जा रहा था जीव्स पे। जीव्स वर ब्लेम्ड फॉर जर्मनीज लॉस। In 2020, the manifesto for the Nazi Party was approved. फिर 2020 में एक मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जब कोई पास होता है, जैसे कोई बिल पास हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है अ रिटर्न स्टेटमेंट इशूड बाय अ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी। एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो या तो गवर्नमेंट वो क्लैरिफाई करती है या फिर अप्रूव करती है या फिर एक गवर्नमेंट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। तो मैनिफेस्टो फॉर द नाजी पार्टी वाज अप्रूव। तो नाजी पार्टी जो थी उसके लिए एक मैनिफेस्टो जो था वो अप्रूव हो चुका था। क्या उस मैनिफेस्टो में क्या था? इट स्टेटेड दैट जीव्स वर नो लॉन्गर जर्मन। और उसमें उस मैनिफेस्टो में ये बताया गया था कि जो जीव्स हैं उनको अब जर्मन में नहीं माना जाएगा। जो जर्मनी के लोग हैं वो जीव्स को अब उनसे अलग करना चाहते हैं, क्योंकि जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर हारी है वो जीव्स की वजह से हारी है, ऐसा उनका मानना था। एंड एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम हैविंग द सेम राइट्स एज द जर्मन सिटीजन्स। और जो जीव्स थे उनको बिल्कुल भी मतलब उनसे सारे जर्मनी लोगों के, दैट मीन्स कि जर्मन में रहने वाले जो लोग थे, मतलब जर्मनी के जो लोग थे उनके जितने भी राइट्स थे वो जीव्स को नहीं दिए जाते थे, वो सिर्फ जर्मन्स को ही दिए जाते थे। उनसे सारे जो राइट्स है वो भी छीन लिए गए थे। सब्सिक्वेंटली द नाजी पार्टी गेन मोर सपोर्ट। और अब इतना सब जब होने लग गया था, जब उनसे सारे राइट्स और उनसे जितनी भी चीजें थी जब वो सारी छिन चुकी थी, तो जो नाजी पार्टी थी वो ज्यादा से ज्यादा उसको सपोर्ट मिल रहा था। हिटलर केम टू पावर इन 1933। अब हिटलर, आप सभी ने हिटलर के बारे में सुना होगा कि हिटलर एक डिक्टेटर था, तानाशाही जिसने की थी। तो हिटलर केम टू पावर इन 1933। 1933 में हिटलर जो है वो पावर में आ चुका था। एंड अटैक ऑन जीव्स, और उसके बाद उन्होंने जीव्स पे अटैक किया। गॉट मैनीफोल्ड, और फिर वो जीत भी गया था। रिजल्टेंटली जर्मन जीव्स फ्लेड नाजिज्म, और फिर जर्मन जीव्स जो थे वो हार चुके थे नाजिज्म से। दैट मीन्स कि नाजिज्म जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, उनसे वो लोग हार चुके थे। रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीव्स वाज कैरीड आउट ऑन अ लार्ज स्केल एज अ फर्स्ट स्टेप टू आइसोलेट देम। फिर उन लोगों ने स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन जीव्स का। उनको पता करना था कि पूरी जर्मन में कितने जीव्स रहते हैं, तो उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया एज अ फर्स्ट स्टेप टू आइसोलेट देम, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले तो पता लगाओ कि जीव्स कौन कौन है, और जो जीव्स हैं उनको फिर हमारे कंट्री से निकालना भी है और इनको मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना है, हमारी कंट्री में इनको नहीं रखना है। From May 3, 1942, it was made compulsory for all Jews to wear a yellow badge on their clothes so that they could be discriminated and attacked. So finally, from May 3 मई 1942 में it was made compulsory, इस बात को कंपलसरी कर दिया गया था सारे जीव्स के लिए to wear a yellow badge, कि जितने भी जीव्स है उन सबको कंपलसरीली येलो कलर का बैज पहनना पड़ेगा उनके क्लॉथ के ऊपर। मतलब पहले क्लॉथ पहन लो और उसके बाद एक येलो कलर का बैच वो देते थे, वो उनको पहनना होता था। सो दैट दे कुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, और ऐसा वो इसलिए करवाना चाहते थे ताकि जीव्स को वो बहुत इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सके, मतलब उनके साथ भेदभाव कर सके। एंड अटैक्ड, और ताकि मतलब येलो बैजेस जब वो पहनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जीव्स है, तो जर्मन लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा उन पे अटैक करना। अगेंस्ट सच अ बैकड्रॉप सम ऑफ द जीव्स स्केयर्ड ऑफ गेटिंग कॉट एंड सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप। अब जब इतना कुछ चल रहा था तो जो जीव्स थे, बहुत सारे जीव्स जो थे वो बहुत ज्यादा डर चुके थे और वो चाहते थे कि वो
किसी भी तरह बस बच जाए। वो कंसंट्रेशन कैंप्स में नहीं जाना चाहते थे जहां पे जीव्स को ले जाया जा रहा था। कंसंट्रेशन कैंप्स जो होते हैं वो ऐसी जगह होती है जहां पे लोगों को बहुत ज्यादा फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। तो जो जीव्स थे, बहुत सारे जीव्स जो थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो कंसंट्रेशन कैंप्स में नहीं जाना चाहते थे। वेंट इनटू द हेडिंग वेयर एवर दे कुड, और बहुत सारे जो जीव्स थे वो जगह जगह मतलब अलग अलग जगह पे जाके छुप गए ताकि उनको कोई पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में ना लेके जाए। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक रिटर्न बाय अ यंग गर्ल ऑफ 16 रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ 3 फैमिलीज। अब जो डायरी है, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक रिटर्न बाय अ यंग गर्ल, जो एक यंग गर्ल ने लिखी है एन फ्रैंक ने, और वो 16 इयर्स की थी। रियलिस्टिकली पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ 3 फैमिलीज, जो हमें रियलिस्टिकली मतलब रियल वे में बताती है 3 फैमिली की लाइव्स के बारे में, कि उस समय जब ये सब चल रहा था तो 3 फैमिलीज थी, उनकी लाइफ किस तरह की थी, ये हमें एन फ्रैंक की डायरी के थ्रू पता चलेगा। द फ्रैंक्स, द वैंडेंस, मिस्टर डजल एंड देयर एसोसिएट्स who had gone into hiding in a secret annex in Amsterdam for almost 2 years, June 12, 1942 to August 1st, 1944। तो 2 साल के लिए 3 फैमिलीज जो थी वो एक सीक्रेट एनेक्स में रही थी, सीक्रेट बेसमेंट वाले एरिया में रही थी। 2 साल तक छुप के रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और ऊपर से मतलब कितनी फैमिलीज थी वो, 3 फैमिलीज एक साथ रह रही थी। कुछ ही जगह थी, बहुत कम उनके पास रहने के लिए स्पेस थी, और 2 साल तक वो लोग छुप के रहे थे। और वो फैमिलीज थी, फ्रैंक की फैमिली थी, वैंडेंस की फैमिली थी, और मिस्टर डजल और उनके एसोसिएट थे। और ये लोग एम्स्टर्डम में रहे थे एक सीक्रेट एनेक्स में जून 12, 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक। ओके, सो आई होप ये इंट्रोडक्शन जो है ये आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इफ यस देन थम्स अप। Now we are going to continue from here. The group which went into hiding included, अब वहां पे जो सीक्रेट एनेक्स में जो लोग छुपे थे, उस एम्स्टर्डम में उस सीक्रेट एनेक्स में जो लोग छुपे थे उनका इंट्रोडक्शन हमें दिया हुआ है कि कौन कौन लोग वहां पे छुपे हुए थे। मिस एन फ्रैंक, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जिसने ये डायरी लिखी है, एन फ्रैंक is the author of the diary. She is very intelligent and wants to become a writer. एन फ्रैंक जो थी वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है और वो राइटर बनना चाहती है। She grows from an innocent and somewhat pretty teenage girl to an empathetic and sensitive thinker at the age of 15. वो एक बहुत ही इनोसेंट सी लड़की थी, बहुत ही प्रीटी टीनेज गर्ल थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा अजीब हो चुका था, बहुत एम्पैथेटिक था और सेंसिटिव थिंकर हो चुकी थी एट द एज ऑफ 15। 15 साल की उम्र में ही वो बहुत ही सेंसिटिव लड़की हो चुकी थी। मिस्टर ऑटो फ्रैंक, सबसे पहले है एन फ्रैंक, उसके बाद है मिस्टर ऑटो फ्रैंक, इज एनीज फादर। एन फ्रैंक के फादर है मिस्टर ऑटो फ्रैंक, हु मूव टू एम्स्टर्डम इन 1933। और एन फ्रैंक के जो फादर है ये एम्स्टर्डम आए थे 1933 में टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली फ्रॉम परसिक्यूशन एंड मेड अ लिविंग बाय सेलिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। ये यहाँ पे इसलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे परसिक्यूशन से। परसिक्यूशन दैट मीन्स कि अनफेयर ट्रीटमेंट जब उस टाइम पे लोगों के साथ हो रहा था, रिलीजियस की वजह से, पॉलिटिकल चीजों की वजह से, अलग अलग चीजों की वजह से जब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो उन सारी चीजों से एन फ्रैंक के जो फादर है वो उनकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, बचाना चाहते थे, तो इसीलिए वो 1933 में शिफ्ट हो चुके थे एम्स्टर्डम में। ओके, फ्रॉम परसिक्यूशन एंड मेड अ लिविंग, और फिर उनका जो काम था वो था केमिकल प्रोडक्ट्स को सेल करना, एंड प्रोविजंस। ही इज अ प्रैक्टिकल एंड काइंड, वो बहुत ही एन फ्रैंक के जो फादर है वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है और बहुत ही काइंड पर्सन है, एंड फील्स अ पर्टिकुलर किनशिप टू हिम। और एन जो है, एन फ्रैंक जो है वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है अपने फादर से, उसका अपने फादर से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एन का। Now, third person is Mrs. Edith Frank, is Annie's mother. Okay,
मिसेस एडिथ फ्रैंक जो है ये एन की मदर है. एन थिंक्स हर्स टू बी सेंटिमेंटल एंड क्रिटिकल एंड हैज लिटिल क्लोजनेस और सिंपैथी विथ हर. अब एन फ्रैंक जो है वो अपनी मदर को इतना ज्यादा पसंद नहीं करती और इसी वजह से वो इतनी ज्यादा अपनी मदर से क्लोज भी नहीं है. द टू हैव अ वेरी अनयूजुअल अनफ्रेंडली रिलेशनशिप. और एन फ्रैंक की जो मदर है उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अनयूजुअल सा है, अनफ्रेंडली सा है. और मतलब उनका रिलेशन जो है वो माँ बेटी वाला बिल्कुल भी नहीं है वो. और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि एन फ्रैंक जो है वो अपनी मदर को पसंद नहीं करती, वो अपने फादर से ज्यादा अटैच्ड है. नाउ फोर्थ पर्सन इज मिस मार्गोट फ्रैंक. मिस मार्गोट फ्रैंक जो है इज एनिज ओल्डर सिस्टर. ये एन की बड़ी बहन है. तो एन की फैमिली में टोटल ये 4 पर्सन हो गए. मदर, फादर ऑफ एन फ्रैंक, हर सिस्टर एंड एन फ्रैंक. तो ये 4 लोग हो गए. उसके अलावा वैंडन फैमिली थी. उसमें कौन कौन था? मिस्टर वैंडन वर्कड विद ओटो एज अ हर्बल स्पेशलिस्ट एंड इज विद द फ्रैंक फैमिली इन द हेडिंग. एक हर्बल स्पेशलिस्ट की तरह ये काम करते हैं और ये छुपे हुए हैं फ्रैंक फैमिली के साथ उस सीक्रेट एनेक्स में. मिसेस वैंडन जो मिस्टर वैंडन की वाइफ है. पीटर वैंडन इज द टीनेज सन ऑफ द वैंडन्स. और ये एक टीनेज सन है, मतलब वैंडन का बेटा है. मिस्टर और मिसेस वैंडन का बेटा है पीटर वैंडन. नाउ यहाँ पे टोटल 7 पर्सन हो चुके हैं एंड द लास्ट वन इज मिस्टर एल्बर्ट डजल. मिस्टर फ्रिड प्रोफेसर इज अ डेंटिस्ट. ये एक डेंटिस्ट हैं एंड एन एक्वेंटेंस ऑफ द फ्रैंक्स. और ये एक एक्वेंटेंस है, मतलब उनका थोड़ा रिलेशन जो है वो फ्रैंक्स के साथ अच्छा था, तो इसी वजह से ये भी इन लोगों के साथ छुपे हुए हैं. Who hides with them in the annex? Anne finds Mr. Duzzle particularly difficult to deal with. Anne को मिस्टर डजल इतने पसंद नहीं है और एन को उनसे डील करना भी अच्छा नहीं लगता. बिकॉज ही शेयर्स द रूम विथ हर. क्योंकि मिस्टर डजल और एन जो है वो दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं, मतलब क्योंकि उनके पास रहने की जो जगह है वो बहुत कम है, तो इसी वजह से इन लोगों को रूम शेयर करने पड़ते हैं. तो इसी वजह से एन को ये भी थोड़ा इनका बिहेवियर वगैरह जो है ये अच्छा नहीं लगता है. सो हियर आई हैव एक्सप्लेन यू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे आज हमने इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है. देयर आर 8 कैरेक्टर्स. एन फ्रैंक की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं. मिस्टर वैंडन की फैमिली में 3 मेंबर्स हैं और मिस्टर एल्बर्ट डजल जो कि एक डेंटिस्ट हैं. तो टोटल ये लोग हो गए 8. ये 8 लोग जो थे ये सीक्रेट एनेक्स में छुप के रह रहे थे उस हेडिंग में. अंडरस्टूड टिल हियर? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है. नाउ अब ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये हम पढ़ने वाले हैं एक प्ले के उसमें. प्ले है ये एक, और प्ले में जो कंडीशंस है वो हमें बता दी गई है. आफ्टर दे ऑल हैव गॉट टुगेदर मिस्टर फ्रैंक एक्सप्लेन्स दैट ड्यूरिंग द डे द ग्रुप मस्ट बी साइलेंट. अब जब इन लोगों ने सबने 8 लोगों ने एक साथ रहना जब स्टार्ट कर दिया था तो मिस्टर फ्रैंक जो है उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. मिस्टर फ्रैंक एक्सप्लेन्स दैट ड्यूरिंग द डे द ग्रुप मस्ट बी साइलेंट. उन्होंने ये बताया कि ये पूरा जो 8 का ग्रुप है हम सबको दिन में बिल्कुल साइलेंट रहना होगा. ड्यूरिंग द डे वी मस्ट बी, मतलब एवरीवन शुड बी साइलेंट, सभी को बिल्कुल चुप रहना होगा. द वर्कमैन कम फ्रॉम 8:30 to 5:30. जो वर्कमैन होते हैं, मतलब कि जो जर्मन की पुलिस है या जितने भी लोग थे जो जीव्स को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, वो सुबह 8:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक इधर ही घूमते रहते हैं. और क्योंकि ये लोग छुप के रह रहे थे तो इन्होंने डिसाइड किया था कि इतने टाइम हमें बिल्कुल चुप रहना है, हमारी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए. सो दे माइट बी एबल टू हियर एनी साउंड. द ग्रुप मस्ट मूव साइलेंटली विदाउट शूज. अगर इन लोगों को कोई काम होगा भी तो इनको बिल्कुल बिना शूज के मूव करना होगा साइलेंटली. ऑन एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द बाथरूम और रनिंग वाटर. और ज्यादा से ज्यादा इनको अवॉइड करना होगा कि ये बाथरूम यूज ना करें सुबह 8:30 से लेके 5:30 बजे तक. और रनिंग वाटर दैट मीन्स ऐसा कोई भी काम ना करे जिसकी वजह से वो पानी जो है वो बाहर निकले. अगर पानी बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि अंदर कोई छुपा हुआ है. तो ये सारी चीजें इनको अवॉइड करनी होगी. दे मस्ट बर्न देयर ट्रैश इन द स्टोव एट नाइट. अब जितना भी ऑब्वियसली इतने सारे लोग घर में रह रहे हैं
तो कचरा तो होगा ही, तो जितना भी कचरा होगा वो लोग, इन्होंने डिसाइड किया है कि रात को ये लोग उसको स्टोव में जला लेंगे, क्योंकि फेंक तो सकते नहीं है कचरे को बाहर। आफ्टर 6 द ग्रुप कैन टॉक, फिर 6 बजे के बाद सब लोग आपस में बात कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, एंड हैव सपर, सपर दैट मीन्स के डिनर कर सकते हैं। द रूम असाइनमेंट्स आर गिवन आउट, सबको अपने अपने रूम के काम दे दिए गए थे कि किसको क्या काम करना है। एंड फैमिली रूम और कॉमन रूम इज डेजिग्नेटेड एज अ प्लेस टू गैदर एंड टॉक, और एक फैमिली रूम या हम बोल सकते हैं कि कॉमन रूम उन्होंने बनाया था जिसमें सब एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं और वहां पे इकट्ठे होके 6 बजे के बाद बात भी कर सकते हैं। द वेंडेंस टेल मिस्टर फ्रैंक दैट दे आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर हिज काइंडनेस। अब वेंडेंस जो है, मिस्टर फ्रैंक ये सारी चीजें सारे घर वालों को बता देते हैं। उसके बाद जो वेंडेंस हैं वो बहुत ज्यादा थैंक यू बोलते हैं मिस्टर फ्रैंक को, कि हम बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि आपने इतनी काइंडनेस दिखाई और आपने हमें यहाँ पे अपने साथ अपनी फैमिली के साथ छुपने की जगह दी। पीटर एंड एन गेट बेटर एक्वेंटेड, पीटर और एन दैट मीन्स के वेंडन का जो बेटा था पीटर, और एन फ्रैंक जो थी, ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे से घुल मिल गए थे, एक्वेंटेड हो गए थे, क्योंकि सेम एज के थे दोनों। एन्स फादर गिव्स हर अ डायरी एज अ प्रेजेंट, और एन फ्रैंक के जो फादर हैं उन्होंने एन को एक डायरी दी थी गिफ्ट के तौर पे। He warns Anne that she must never go beyond the door to the secret annex that leads to her father's office. और उन्होंने एन को वार्निंग भी दी थी कि तुम कभी भी मेरा जो ऑफिस का डोर है, सीक्रेट एनेक्स का जो डोर है, वहां पे बिल्कुल भी मत जाना। At 8 o'clock the family has to be silent, और सभी को 8 बजे बिल्कुल चुप होना पड़ेगा। Anne begins writing in her diary in the night. अब रोज रात को एन फ्रैंक ने, क्योंकि उसके फादर ने उसको एक डायरी दी थी, तो वो लिखना स्टार्ट कर देती है। इन द नाइट्स द ग्रुप लीव ऑन लिमिटेड राशन सप्लाइड बाय देयर एक्वेंटेंसेस लिविंग आउटसाइड। अब 8 का जो ग्रुप था ये बहुत ही लिमिटेड राशन पे, मतलब जो खाने पीने की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा इनके पास लिमिटेड होती थी, और ये उनको बाहर का, इनकी कोई पहचान का पर्सन था जो इनको सप्लाई करता था। तो इनको एक लिमिटेड राशन पे 8 लोगों को रहना पड़ रहा था। ऑल ऑफ देम आर नियर टू स्टार्विंग, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जितने भी लोग थे बहुत ज्यादा भूख से मर रहे थे। सर्वाइविंग ऑन द फूड rations ऑफ द 3 people when there are in fact 8 sharing them। और ये मतलब बस इनके पास थोड़ा ही खाने के लिए होता था, क्योंकि इनके पास राशन होता था सिर्फ 3 लोगों का, और उसको ये 8 लोग शेयर करते थे। समझ में आ गया? 3 लोगों का राशन इनको मिलता था जिसको ये 8 लोग शेयर करते थे, क्योंकि सभी को जिंदा रहना है। तो 3 लोगों के खाने जितना राशन इनको मिलता था, लेकिन इनको शेयर करना पड़ता था। थ्रू आउट द प्ले वी हियर एनीज वॉइस। अब जब हम ये पूरा पढ़ेंगे, ये जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा प्ले, इसमें हमें एन की वॉइस सुनाई देगी स्टेज पे, ओवर द स्टेज। एक्शन सी एक्सप्लेन्स व्हाट इज हैपनिंग इन द एनेक्स ऑन अ डेली बेसिस, और वो अपने एक्शंस के थ्रू हमें एक्सप्लेन करेगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अंडरस्टूड टिल हियर? यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है? If yes, then thumbs up. So from here we will continue this chapter tomorrow.